बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। आज की ये चौथी क्लास आला पौधों में शुआई तरकीब, इस चैप्टर को इंशाअल्लाह आज की क्लास में मुकम्मिल तकमील तक पहुंचा देंगे। आला पौधों में शुआई तरकीब, इसमें एक और उन्वान है जिसको हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि शुआई तरकीब पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ़ अवामिल है। शुआई तरकीब पर रोशनी असरअंदाज होती, शुआई तरकीब पर मौसम असरअंदाज होता, शुआई तरकीब पर ज़मीनी हालात असरअंदाज होते, शुआई तरकीब पर पौधे की नौइयत और हालत और असरअंदाज होती, शुआई तरकीब पर मुख्तलिफ़ अवामिल जो शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी है वो तमाम के अलावा दीगर चंद अवामिल भी शुआई तरकीब को मुतासिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रोशनी का इसमें बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि रोशनी से नूरी तामुल होता, नूरी तामुल के बाद ही सियाह तामुल होता। इसलिए रोशनी की अहमियत की बुनियाद पर हमको 4 नंबर का एक सवाल है कि आला तपिश पर या ज़्यादा तपिश पर शुआई तरकीब की शरह घट जाती है या कम हो जाती है। ये एक 4 नंबर का सवाल है, किस तरह बोल के। तो मैं बता दूं साथियों, मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, कि आला तपिश पर शुआई तरकीब की शरह घट जाती है। आला तपिश पर शुआई तरकीब की शरह, शुआई तरकीब की शरह, शरह से मुराद क्या है? रफ्तार, या अपनी आसान ज़बान में हम मकदार बोल सकते कि शुआई तरकीब की मकदार घट जाती है या फिर कम हो जाती है। आला तपिश पर शुआई तरकीब की मकदार घट जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अक्सर व बेशतर पौधों में, ख़ासकर रेगिस्तानी पौधों में सेक्यूलेंट धसे हुए दहन, जैसे कि हम पिछली जमात तीसरी क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि धसे हुए दहन में अमल सीरियान, दिन के औक़ात में दहन बंद होने की वजह से, दहन रात में खुलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को रात में हासिल करके ज़ख़ीरा किया जाता है। फिर दिन के औक़ात में उस ज़ख़ीरा शुदा कार्बन डाइऑक्साइड की हालत को तब्दील करके पैरविक एसिड बनाकर मैलिक तुरशे से पैरविक एसिड में तब्दील करके कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल किया जाता है, और उस हासिल शुदा कार्बन डाइऑक्साइड को नूरी तामुल से हासिल शुदा मादे ATP NADPH को इस्तेमाल करते हुए सियाह तामुल को खामेरों के ज़ेर असर अंजाम दिया जाता है और शुआई तरकीब को पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है। तो मैं बता दूं कि सियाह तामुल आम तौर पर, या सियाह तामुल के जितने भी तामुलात हैं, तमाम के तमाम तामुलात खामेरों के ज़ेर असर होते हैं। मेरे साथियों, खामेरे शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी है। जैसे C3 पौधों का तस्करा करके, हम C4 पौधों का तस्करा करके, इसमें भी एक किस्म का मादा है जिसको हम रुबिस्को कहते हैं। इसमें एक किस्म का मादा है जिसको हम पेप कहते हैं। इससे तैयार होने वाले मादे को हम PGA कहते हैं। इससे तैयार होने वाले मादे को हम OAA कहते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के खामेरे मददगार होते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के खामेरे मददगार होते हैं। तो खामेरे शुआई तरकीब की शरह को मुतासिर करते हैं। इस सवाल में हम इसकी तशरीह इस तरह करेंगे कि खामेरे जब रोशनी यानी कि तपिश होती है तो तपिश की 2 हालतें, एक होती है आला तपिश, दूसरी होती है अदना तपिश। यहाँ भी इसी तरह C3 पौधों में भी हम अगर इसका तस्करा करेंगे तो आला तपिश और अदना तपिश 2 हिस्सों में बांट देंगे। साथियों, बता दूं कि आला तपिश जो होती है, आला तपिश में खामेरे कारकर्द होने के बजाय बर्बाद हो जाते हैं। खामेरे मुकम्मिल तौर पर अपनी काम करने की सलाहियत को खो देते हैं और खामेरे बेकार हो जाते हैं आला तपिश पर, जबकि अदना तपिश पर खामेरे गैर कारकर्द हालत में हो जाते हैं। अब छोटी सी मिसाल अगर हम अपनी जिस्म की अगर सलाहियतों की मिसाल ले लें तो मैं बता दूं कि अगर BP हमारा 120/80 है तो यह नॉर्मल में शुमार किया जाता है। अगर इससे हालतें बढ़ गई तो हाई BP में, जो कि एक बीमारी कहलाती। अगर इससे 120/80 से हालत कम हो गई तो इसको हम लो BP कहते हैं। दोनों सूरतों में बीमारी है, दोनों सूरतों में जिस्म के लिए नुकसानदायक सूरत है। तो इसी तरह अगर तपिश बढ़ गई तो पौधों के लिए शुआई तरकीब की शरह को घटाने का सबब बनती है, यानी कि खामेरे बर्बाद हो जाते हैं। जब खामेरे ही नहीं रहे तो शुआई तरकीब का अमल किस तरह अंजाम दिया जाता है? सियाह तामुल में कार्बन डाइऑक्साइड का हुसूल, और कार्बन डाइऑक्साइड के हुसूल से लेके PGA बनने तक या फिर OAA बनने तक, या फिर अगर हम आगे बढ़कर मुकम्मिल तौर पर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की तैयारी तक के जितना भी अमल है वो मुकम्मिल के मुकम्मिल तामुलात रुक जाते हैं। अगर शुआई तरकीब की
में रोशनी कम हो जाती है। तो ये खामेरे जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खामेरे गैर कारकर्द हो जाते हैं, काम नहीं करते। खामेरे गैर कारकर्द हो जाते हैं जब इनके काम करने की सलाहियतें नाकारा हो जाती है, यानी ये काम नहीं करते। अगर तपिश बढ़ गई तो बर्बाद हो जा रहे, तपिश कम हो गई तो खामेरे काम नहीं कर रहे। फिर किस तरह की हालत में खामेरे काम करते हैं और सियाह तहम्मुल वाक़ होता है, तो मैं उसको बता दूं। हम उसको एक नॉर्मल तपिश के नाम से जान सकते हैं, जिसको साइंस एक नाम दे रही, उसका नाम है अंसबी दर्जे हरारत, यानी कि इसको हम OT के नाम से जानते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस नाम से हम जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OT कहा जाता है, अंसबी दर्जे हरारत। ये अंसबी दर्जे हरारत आमतौर पर 15 ता 25 सेल्सियस में देखा जाता है, डिग्री में देखा जाता है। ये नॉर्मल दर्जे हरारत है। इसके अलावा भी साथियों याद रखिए आप लोग, आला तपिश पर खामेरे बर्बाद हो रहे और शुआई तरकीब मुतासिर हो रही, शरह घट जा रही। अदना तपिश पर खामेरे गैर कारकर्द हो रहे, शुआई तरकीब रुक जा रही है और शुआई तरकीब की मकदार शरह घट जा रही। फिर जो नॉर्मल तपिश चाहिए वो नॉर्मल तपिश का नाम है अंसबी दर्जे हरारत, जिसकी वजह से शुआई तरकीब की शरह पौधों में मुसलसिल और उसकी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में शुआई तरकीब होती है। और शुआई तरकीब का होना पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट की तैयारी वाक़ होती है, जिससे हम जिस नीयत से, जिस मकसद से पौधे को लगाए हैं, उससे हम वो तमाम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, जो इसकी वजह से शुआई तरकीब वाक़ होती है और शुआई तरकीब से हम वो तमाम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो नॉर्मल दर्जे हरारत मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधों में मुख्तलिफ होता है। अब मिसाल के तौर पर आप जैसा हमारे पास भी है, दिल की धड़कन की एक मिसाल अगर ले लेंगे तो एक नॉर्मल सेहतमंद बालिग इंसान की दिल की धड़कन 72 ता 80 के दरमियान होती है। अब मेरी अगर दिल की धड़कन देखे 74 है, अगर किसी और फ़र्द की देखे 75 है, किसी और फ़र्द की देखे तो उसकी 73 है, किसी की 78 है। तो ये सब अलग अलग हैं, हालांकि सब बालिग है, सब सेहतमंद है, के बावजूद भी 72 ता 80 के दरमियान में एक पैमाना दिया गया, तो जिसमें सबकी दिल की धड़कन अलग अलग मालूम होती है। तो इसी तरह पौधे भी दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़साम के 5,50,000 अक़साम के पौधे हैं। उन तमाम पौधों की माहौल, उनकी मिट्टी, उनका मौसम, उनकी ज़मीनी हालात, उनकी जिस्म की सलाहियत, उनका हाइट, देखिए हाइट की बुनियाद पर हम पौधों को 5 हिस्सों में बांटते हैं, हर्ब, शर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, ट्री, ये 5 ग्रुप है। इसी तरह फूल रहे तो फूल वाले पौधे, नहीं है तो गैर फूल वाले पौधे, ज़ोरावी, गैर ज़ोरावी, इस तरह मुख्तलिफ़ हालातों में इनको तकसीम करते जाते हैं। बहरहाल बताना मकसद ये है कि नॉर्मल दर्जे हरारत मुख्तलिफ पौधों का मुख्तलिफ होता है, एक जैसा नहीं होता, कुछ कमी और बेशी। इसलिए हम बताए कि 15 ता 25 के दरमियान, क्या लिखे हम, 15 ता 25 के दरमियान में दर्जे हरारत। तो किसी का 15, किसी का 16, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 22। तो बहरहाल इसके दरमियान में जो दर्जे हरारत होता है वो नॉर्मल तपिश कहलाता है, अंसबी दर्जे हरारत कहलाता है, जिसमें शुआई तरकीब की शरह आला होती है। शुआई तरकीब की शरह आला यानी ज़्यादा, मतलब शुआई तरकीब ज़्यादा होती है। अगर शुआई तरकीब ज़्यादा हुई तो हमारे जिस मकसद से हम पौधे लगाएं वो तमाम मकासद पूरे होते हैं और हम पौधों से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जहन में रखिए कि शुआई तरकीब में रोशनी का बढ़ना या घटना दोनों शुआई तरकीब की शरह को नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए अंसबी दर्जे हरारत का होना ज़रूरी है। फिर इसी तरह अगर और एक टॉपिक पर हम तवज्जो डालने जाएंगे तो वो टॉपिक का नाम है करंस एनाटॉमी। ये भी इसी सब्जेक्ट का, इसी उन्वान, इसी चैप्टर का एक और सवाल है। मैं 4 नंबर के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि इम्तिहानात में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, इम्तिहानात में जिसकी ज़्यादा अहमियत होती है और जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह चाहा तो इस साल के भी इम्तिहानात में आप इन सवालों को अपने सवालिया पर्चे पर देखेंगे। मगर मैं इसलिए इस जैसे कि टॉपिक को भी मुख्तसर किया गया सिलेबस को, इसलिए मैं भी मुख्तसर करते हुए, क्योंकि क्लासेस की बुनियाद पर भी हमको मुख्तसर सिलेबस के अंदाज में पेश करना है, इसलिए मैं भी कम करते हुए बता रहा हूँ। और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हीं का मैं ज़्यादातर तस्करा कर रहा हूँ, ताकि हमारी तमाम मुकम्मिल तुलबा और तालिबात को इससे फ़ायदा हासिल हो। करंस एनाटॉमी, करंस एनाटॉमी, तशरीउल आज़ा कहेंगे उर्दू में, इसको क्या बोलेंगे, तशरीउल आज़ा।
तो करंस एनाटॉमी, ये लफ्ज़ करंस जो है इसके लफ्ज़ी माने हैं हल्का, इसके लफ्ज़ी माने हैं हल्का, सर्किल, ठीक है। एनाटॉमी के माने तशरीउल आज़ा है। आप फर्स्ट ईयर साल अव्वल में बॉटनी में भी पढ़ के, 8th क्लास बायोलॉजी में भी पढ़ कर आए, 9th में भी पढ़ के मुख्तलिफ जमातों में सुनकर आए। तशरीउल आज़ा यानी एनाटॉमी साइंस की एक शाख है, बायोलॉजी की एक शाख है, जिसमें जिस्म के तमाम आज़ा की तशरीह की जाती है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों सूरतों में तशरीह की जाती है, मुकम्मल तशरीह पेश की जाती है, उसे तशरीहुल आज़ा या एनाटॉमी कहते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस चैप्टर 1.4 से यानी पहले यूनिट के चौथे चैप्टर आला पौधों में शुआई तरकीब से ये सवाल 4 नंबर में पूछा जाता, करंस एनाटॉमी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, करंस के लफ्ज़ी माने हल्का है, एनाटॉमी के लफ्ज़ी माने तशरीहुल आज़ा यानी मिसाल के तौर पे हल्के अब यहाँ पर देखिए ये एक वास्कुलर बंडल है जिसको हम उर्दू में वाई हज़मे कहेंगे, वीबी वास्कुलर बंडल, उर्दू में हम इसको वाई हज़मे के नाम से जानते हैं। इस वास्कुलर बंडल के अंदर अगर आप तशरीह करते जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर खजबा खलिए पाए जाते हैं, खजबा बाफ्त पाई जाती है, खलिए नहीं बल्कि बाफ्त बोलेंगे आप, ये खजबा है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो बैजवी शक्ल के इस तरह के बाफ्त पाई जाती है जिसका नाम है लाहा, इसको हम जाइलम कहेंगे, इसको हम फ्लोएम कहेंगे। जाइलम का बुनियादी काम पानी की सरबराही, पौधे के अंदर पानी की सरबराही, पानी को मुकम्मल तौर पर जड़ बाल से लेकर जड़ में, शाखों में, जड़ के हिस्सों में, असल जड़ में, जड़ की शाखों से, असल जड़ से तना, तने से पत्ते, पत्ते से 4 पत्तों के तमाम हिस्से होते हुए वर्क़ा, वर्क़े से वर्क़े के रासी हिस्से तक पानी की मुंतकिली खजबा के ज़रिए होती है जिसे हम जाइलम कहेंगे। ये भी एक पेचीदा बाफ्त का नाम है, इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे, पेचीदा बाफ्त या कंप्लीटेड टिश्यू कहेंगे। और दूसरा जो है लाहा, लाहा जो है ये ग़िज़ा की मुंतकिली करते हैं, ग़िज़ा की सरबराही या ग़िज़ा की मुंतकिली, यानी कि ग़िज़ा की तैयारी का अमल कहाँ होता है, पौधे के तमाम सब्ज़ हिस्सों में, खुसूसियत के साथ पत्ते में और पत्ते के वर्क़े में। तो वहाँ से जो ग़िज़ा तैयार हो रही यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो जड़ के रासी हिस्सों तक और जड़ बाल तक, वहाँ के तमाम पौधे के जिस्म के ज़िंदा खलियों तक पहुँचाई जाती है, किसकी मदद के ज़रिए, लाहा से। तो ग़िज़ा की मुंतकिली का काम लाहा से होता, पानी की मुंतकिली का काम खजबा से होता, और इन दोनों के दरमियान में एक बाफ्त पाई जाती है जिसका नाम है मुनक़िस्मा बाफ्त, जिसको हम बोलेंगे तकसीम होने वाली बाफ्त, हमेशा तकसीम होने वाली बाफ्त। इसलिए पौधे के नमू को हम बोलते हैं तादमे हयात, पौधे का नमू ज़िंदगी भर चलते रहता है, जबकि हैवानात का नमू महदूद होता है, पौधे का नमू लामहदूद होता है। बहरहाल मैं बता दूं कि मुनक़िस्मा बाफ्त है जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। ये जाइलम टिश्यू से, ये फ्लोएम टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन सबसे मिलके जो दायरवी शक्ल का एक हिस्सा बना इसको हम बोल रहे हैं वास्कुलर बंडल, वाई हज़मे। इस वास्कुलर बंडल के अतराफ में बड़ी जसामत वाले खलिए एक हल्के की शक्ल में पाए जाते हैं जिसके दरमियान में बैन खलवी जगह भी नहीं पाई जाती, बैन खलवी फ़िज़ा भी नहीं होती। तो वास्कुलर बंडल के अतराफ में बड़ी जसामत वाले बैजवी शक्ल के खलिए एक पोशिश या हल्के की शक्ल में वास्कुलर बंडल के अतराफ में एक दायरे या पोशिश की शक्ल या हल्के की शक्ल में पाए जाते हैं। इसी को साइंस नाम देती करंस एनाटॉमी। अब और एक बात ख़ास कर आप तवज्जो दीजिए, ये जो बैजवी शक्ल के बड़ी जसामत वाले हल्के की या पोशिश की शक्ल में वास्कुलर बंडल के अतराफ में पाए जाने वाले खलिए नबातात के दूसरे खलियों के मुकाबले मखसूस खुसूसियात के हामिल होते हैं, मखसूस खुसूसियात के हामिल होते हैं। इनकी खुसूसियात दीगर खलियों के मुकाबले अलहदा होती हैं, ये थोड़ा आला खुसूसियात के हामिल होते हैं। जैसे बता दूं कि इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। अब आप तवज्जो दीजिए, क्लोरोप्लास्ट शुआई तरकीब का मरकज़ है। हम एक सवाल या फिर एक टॉपिक पढ़ के आए थे 10th क्लास बायोलॉजी में भी ये उन्वान पढ़े कि सब्ज़ माया की साख्त सही व सालिम साख्त शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी है बोल के।
सही व सालिम बोले हम, वहाँ से खाली क्लोरोफिल को इस्तेमाल नहीं करें। साइंसदान ये भी कोशिश कर लिए कि सब्ज माए से ग्राना से क्लोरोफिल ए को निकाल के इम्तिहानी नली में तग़ज़ी महलूल में दाखिल करके सूरज की रोशनी में रख के शुआई तरकीब अंजाम दी जाए, इस तरह की भी कोशिश करके देखे, मगर साइंसदान कामयाब नहीं हुए। फिर साइंसदान ये बात बता दी है कि सिर्फ ग्राना से क्लोरोफिल ए सब्ज रंग के ज़र्रात ही शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि सब्ज माए की मुकम्मिल सही व सालिम साख ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ग्राना में लाइट रिएक्शन नूरी तामुलात होते हैं, जबकि सब्ज माए के माए वाले हिस्से जिसे हम सीज या स्ट्रोमा कहते हैं उसमें सियाह तामुलात होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट की सही और सालिम साख्त ज़रूरी है। तो इसी नुक्ते के मद्देनज़र सोचिए, जब क्लोरोप्लास्ट की तादाद इन खलियों में ज़्यादा रहेंगी तो जाहिर सी बात है शुआई तरकीब ज़्यादा होंगी। जब शुआई तरकीब ज़्यादा होंगी तो ग़िज़ा की तैयारी का अमल ज़्यादा होता। जब ग़िज़ा ज़्यादा तैयार हुई तो हमारा जिस मकसद से हम इन नबातात की हम निगहदाश्त कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, इनको बतौर फसल लगा रहे हैं, वो तमाम मकासद हमारे पूरे होते हैं। C4 पौधों में ये खुसूसियत के साथ करंस एनाटमी अगर आप कहाँ देखेंगे, C4 पौधों में, जिसको हम आला पौधे के नाम से भी जानते हैं, आला नबातात आला पौधे कहा जाता है। C4 पौधे हैं क्या? कुछ देर पहले भी तस्करा आया और इससे पहले की क्लासेस में भी आप सुन चुके हैं कि C4 पौधों से मुराद वो पौधे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के हुसूल का इब्तदाई मादा या मुरक्कब जो होता है PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट एसिड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करता है और आखिर में शक्ल तब्दील करके ऑक्सोलोएसिटिक एसिड में तब्दील करता है। तो इस तरह के मुरक्कब की तैयारी का अमल कार्बन डाइऑक्साइड के हुसूल से होता है, जिसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं। ऐसे नबातात को C4 पौधे कहते हैं। और ये C4 पौधों में ही करंस एनाटमी को देखा गया। तो C4 पौधे वाई हज़मे के अतराफ में मखसूस बड़े खलिए जो कि हज़मी पोशिश की शक्ल में पाए जाते हैं, और हम इनको और एक नाम ये भी दे सकते हैं, बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स यानी कि हज़मी पोशिश खलिए के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की नसीजात रखने वाले पौधों में पौधे जो होते हैं उनमें मखसूस किस्म के खलिए भी पाए जाते हैं, खुसूसियात मखसूस होती है। पहली बात यह कि क्लोरोप्लास्ट का ज़ायद पाया जाना। अब ये तो करंस एनाटमी क्या है इसका तस्करा हो गया। अब इसमें जो ये खलिए हैं इनकी मखसूस खुसूसियात में फर्स्ट पॉइंट क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा होना, और क्लोरोप्लास्ट जितना ज़्यादा हुआ याद रखिए कि शुआई तरकीब की मकदार उतनी ज़्यादा होती है, ग़िज़ा उतनी ज़्यादा तैयार होती है। दूसरी बात यह है कि खलवी दीवार का दबीज़ होना, खलवी दीवार का दबीज़ होना, खलवी दीवार जितनी दबीज़ रही खलिए उतने मजबूत सेहतमंद रहेंगे। और साथ ही साथ में गैसों की नफूस पजीरी, गैसों की नफूस पजीरी का अमल भी, गैसों की नफूस पजीरी का अमल जो वाक़े होता है ये गैर नफूस पजीर अंदाज में होता है। कैसा होता है? गैर नफूस पजीर अंदाज में होता है। गैसों की नफूस पजीरी जो होती है गैर नफूस पजीर अंदाज में अंजाम दी जाती है। इसके अलावा खलियों के दरमियान में आप गौर कर रहे हैं कोई जगह नहीं है, एक खलिया दूसरे खलिए से, दूसरा खलिया तीसरे खलिए से, तीसरा खलिया चौथे खलिए से जुड़ा हुआ है, यानी खलियों के दरमियान में जगह नहीं पाई जाती। खलियों के दरमियान बैन खलवी जगह, जिसको हम क्या बोलेंगे, बैन खलवी जगह, यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाई जाती है। इसके अलावा और भी खुसूसियात इसमें देखी जा सकती है जो कि करंस एनाटमी के खलियों में पाई जाती है। बहरकैफ मैं इसकी चंद मिसाल बता दूं, जवार, मकई वगैरह है, और ये C4 पौधों की शनाख्त में मदद देती है। और आप जहन में रख लो करंस एनाटमी स्पेशली C4 पौधों की शनाख्त है, बस ख़त्म। ये अहम चीज़ है, आप जहन में रख लिए। पहले तो C4 क्या है इस ग्रुप की तशरीह याद रखना, उसके बाद करंस एनाटमी में करंस के लफ्ज़ी माने हल्का, दूसरी बात, तीसरी बात इस हल्के के अतराफ की नौयत क्या है ये, यानी खशबा लाहा, फिर मुनखिस माबाब, फिर वाई हज़मे के अतराफ के खलिए जिनको हम हल्के खलिए बोरे, हज़मी पोशिश खलिए बोरे, तीसरी बात। चौथी बात, इन खलियों की खुसूसियात यहाँ पर रख दी गई।
अलग अलग किस्म से, जैसे खलियों के दरमियान जगह का नहीं पाया जाना, क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा होना, खलवी दीवार का दबीज होना, गैसों की नफूस पजीरी गैर नफूस पजीर अंदाज में होना, ये तमाम खुसूसियात और भी चंद खुसूसियात है जो इन खलियों में पाई गई। और इसकी मिसाल में अगर रखना चाह रहे तो आप जवार, मकई वगैरह के पौधे इसकी मिसाल है, जो कि C4 पौधे कहलाते हैं। और ये C4 पौधों में ही करंस एनाटमी पाई जाती है, दूसरों में नहीं होती। साथियों, इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर आला पौधों में शोई तरकीब, C3 C4 पौधों के दरमियान में फ़र्क। C3 C4 पौधे, इन दोनों पौधों के दरमियान में क्या फ़र्क है। और मैं आपको बता दूं, अक्सर ये सवाल टच होता, तमाम तुलबा तालिबात इस बात को मद्देनज़र रखिए कि ये सवाल C3 और C4 पौधों के दरमियान में जो ये फ़र्क का सवाल है, ये सवाल आज बहुत से मतलब पिछले अगर इम्तिहानात का मुशाहिदा करेंगे, 2013 में सेकेंड ईयर की किताब पहली बार बदली थी, जब से लेके अब तक यानी इन 7 सालों में 14 एग्ज़ाम हो चुके हैं सप्लीमेंट्री को मिलाकर। तो इस तरह के 13 या 14 एग्ज़ाम्स में अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो मैं समझूंगा 10 से 11 एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम ये सवाल है कि C3 C4 पौधों के दरमियान में क्या फ़र्क है। तो मैं बुनियादी फ़र्क बता दिया। C3 पौधों से मुराद ऐसे पौधे जिसमें एक मादा पाया जाता है जिसको हम रूबिस्को कहते हैं, जबकि C4 पौधों में एक मादा पाया जाता है जिसको हम फास्फोइनॉल पाइरुवेट के नाम से जानते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में PEP, और इसको रूबिस्को या रब कहेंगे। ये दूसरी बात, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के हुसूल का ये बुनियादी मादा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के हुसूल का ये मादा, जब कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके इससे जो मुरक्कब तैयार होता है उसका नाम हम रखे थे PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जबकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के बाद एक मुरक्कब तैयार होता है उसको हम OAA बोले, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से ये 3 कार्बन वाला मुरक्कब है, इसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रुप का नाम हम C3 रख दिए। इस मुरक्कब में ऑक्सोलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए हम इस ग्रुप का नाम C4 रख दिए। इस तरह C3 और C4 है क्या, दोनों की तशरीह की गई। अब अगर हम इस सवाल को आगे बढ़ाकर देखेंगे कंटिन्यू, तो इसमें तस्बीयत कार्बन डाइऑक्साइड का अमल और रोशनी को इस्तेमाल करने की सलाहियत कम होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हुसूल जो है प्लस रोशनी का इस्तेमाल, ये दोनों कम होते हैं इसमें C3 में। जबकि C4 में देखेंगे तो हुसूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रोशनी का इस्तेमाल, ये अमल बनिस्बत C3 के ज़्यादा होता है। C3 के मुकाबले ये अमल ज़्यादा होता है, आला होता है, यानी इधर अदना है, कम है तो इधर आला है, इधर कम है तो इधर ज़्यादा है। बहरकैफ कार्बन डाइऑक्साइड का हुसूल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हासिल की गई तो शक्कर की तैयारी का अमल कम होता, जाहिर सी बात है। जैसे एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, हम अगर 1 किलो चावल पकाते हैं तो 5 लोग खा लेते हैं, वही 1 किलो चावल में और 5 को बुलाकर 10 को बिठा दिए तो जाहिर सी बात है खाना कम पड़ता। तो इसी तरह यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी जायद मकदार में हासिल की गई उतनी ज़्यादा शोई तरकीब होती है और शक्कर यानी ग़िज़ा तैयार होती। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा तैयार की गई ज़्यादा शक्कर की तैयारी, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी कम हासिल हुई कम शक्कर की तैयारी। यानी शोई तरकीब के जो 4 चीज़ें हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और क्लोरोप्लास्ट, इसमें रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अगर कम हुए तो जाहिर सी बात है शोई तरकीब का अमल कम और शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट की तैयारी कम। या इन दोनों का हुसूल आला हो रहा, ज़्यादा हो रहा, तो जाहिर सी बात है शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट की तैयारी भी ज़्यादा होती है। ये उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ेंगे। इसका अंसबी दर्जा हरारत जो होता है 20 ता 25 होता है, अंसबी दर्जा हरारत इन पौधों का। C3 पौधे जो होते हैं उसका अंसबी दर्जा हरारत 20 ता 25, जबकि अगर हम C4 पौधों में अंसबी दर्जा हरारत का मुताला करेंगे 30 ता 40 होता है, 30 ता 40 दर्जे हरारत अंसबी दर्जा हरारत इसका। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का इब्तिदाई कबूल कुनिंदा रब है, हम बता चुके हैं, यहाँ पर PEP है। फिर आगे इब्तिदाई मुहासिला जो होते हैं, यहाँ पर तैयार होने वाला मुहासिल जो है PG है, जबकि यहाँ तैयार होने वाला मुहासिल OA है। फिर इसमें इब्तिदाई कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने वाला मादा रूबिस्को है, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने वाला मादा फास्फोइनॉल पाइरुवेट है। और एक बात बता दूं कि इसमें करंस एनाटमी नहीं पाई जाती है, करंस एनाटमी यानी निसीजियात नहीं होती, जबकि इसमें करंस एनाटमी यानी निसीजियात पाई जाती है। अभी हम इससे पहले के सवाल या उन्वान में पढ़ चुके हैं कि C3 पौधे में करंस एनाटमी पाई जाती है। अब करंस एनाटमी क्या है मैं तफसील से अभी इसी क्लास में बता चुका हूँ, तो दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर PEP नहीं पाया जाता, PEP यहाँ पर नहीं होता, जबकि यहाँ पर PEP
मौजूद होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट मौजूद होता है। यहाँ ज़ियाई तनफ़ुस कम हिद्दत वाली रोशनी में आला होता है। ज़ियाई तनफ़ुस कम हिद्दत की जो रोशनी होती है, तपिश होती है, उसमें यह आला होता है, जबकि यहाँ पर यह अदना होता है। अब ज़ियाई तनफ़ुस है क्या? तो ज़िया के माने सूरज की रोशनी है, तनफ़ुस के माने गैसों का तबादला है, यानी पौधों को जिन गैसों का तबादला करने का अमल अंजाम दिया जाता, यहाँ पर कम हिद्दत वाली तपिश पर ये आला करते हैं ये अमल, यानी कि रोशनी की मौजूदगी में तनफ़ुस यानी गैसों का तबादला आला होता। कब होता C3 पौधों में आला ये अमल? जब इनमें तपिश जो होती है कम हिद्दत वाली, जबकि इसमें तपिश अगर कम हिद्दत वाली में यह आला हो रहा, जबकि यहीं पर कम हिद्दत वाली रोशनी हिद्दत वाली तपिश में ज़ियाई तनफ़ुस का अमल अदना, यहाँ पर आला है तो यहाँ अदना। यानी C3 पौधों की खुसूसियात C4 पौधों के मुकाबले आप इब्तिदा से लेके अब तक मुसलसल देखिए, बिल्कुल एक दूसरे की ज़िद होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर ज़ियाई तनफ़ुस का अमल जो होता है ज़्यादा हिद्दत वाली है, रोशनी में आला होता है, तो यहाँ पर काबिल नज़रअंदाज होता है। फिर अगर आगे गए तो ज़ियाई तनफ़ुस का अमल कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ में अगर यहाँ पर आला है तो फिर यहाँ काबिल नज़रअंदाज होता है। इसी तरह ज़ियाई तनफ़ुस कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इर्तिकाज़ में यहाँ पर यह आला है, मतलब कि यहाँ पर 4 पॉइंट जो है C3 पौधों में आला है। एक तो है ज़ियाई तनफ़ुस कम हिद्दत वाली रोशनी में, दूसरा है ज़ियाई तनफ़ुस ज़्यादा हिद्दत वाली रोशनी में, तीसरा है ज़ियाई तनफ़ुस कार्बन डाइऑक्साइड की कम मकदार, चौथा है ज़ियाई तनफ़ुस में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इर्तिकाज़। ये 4 चीज़ें यहाँ पर आला होती हैं, जबकि यहाँ पर ये अदना होती है। इस तरह C3 पौधे C4 पौधों से बिल्कुल खुसूसियात की बुनियाद पर इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आला पौधों में शुआई तरकीब का अमल। इस चौथी क्लास में ये मुकम्मल चैप्टर हो चुका है। इसके इम्पोर्टेंट सवालात हो या नोट्स हो, आपको हमारे इस विजडम एकेडमी पर के आप क्या यूट्यूब पर ये इस पर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट सवालात भी मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नए उन्वान को शुरू करेंगे। ये चैप्टर इस चौथी क्लास में मुकम्मल हो चुका है। आप लोग देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए और इससे मुस्तफ़ीद होइए। अगर कुछ कमेंट्स भी करना है तो आप इसमें बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।